कांग्रेस ने अपने तरीके से इस बजट की तनकीद की है। बाकी सियासी जमातों का भी रिएक्शन आना शुरू हो गया है। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बताया कि हम लोगों ने आम लोगों की फिक्र की है, किसानों की फिक्र की है और हमने जो है खास तौर से सबको अपने साथ जोड़ा है। अगर हम फार्मर्स को जोड़ते हैं 12 करोड़, इसके अलावा और भी लोगों को जोड़ते हैं तो फिर 42 करोड़ लोगों को हमने SYBD के तहत जोड़ा है। लेकिन मेरे साथ जो पैनल है, अभी हम बिना उससे बात कर रहे थे तो कहते फंड कहां से आएगा। चलिए इससे हम बात शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा पैनल मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से भी लोग हैं, वो भी अपना जवाब देंगे। और क्या वाकई ये जो महान बजट है, क्योंकि पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि हमने महंगाई की कमर तोड़कर रख दी, तो लोग अब कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि न सिर्फ महंगाई की बल्कि विपक्ष की भी कमर तोड़कर रख दी। तो क्या वाकई ऐसा है कि ये बातें इलेक्शन में काम करेंगी? ये देखने वाली बात होगी। आइए इस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ अनिल आनंद जी हैं, जो कि सीनियर सहाफी के तौर पर इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। सर स्वागत है, खैर मकदम है आपका। VM सिंह साहब को भी हमने जोड़ा है, सीनियर किसान लीडर हैं आप। आपसे हम जानेंगे किसानों को लेकर के बहुत चिंता आज जताई गई है। किसानों का सम्मान देश में प्रधानमंत्री सम्मान निधि के जरिए किया जा रहा है। हमने किसानों की फिक्र की, दावे तो हैं। अब इसमें ये दावे आपकी नजर से कैसे, मैं आपसे पूछूंगा। अशोक ठाकुर साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। सर खैर मकदम है आपका। और मैंने अपने साथ ओवैस अली खान साहब को भी अपने साथ जोड़ा है, जो कि CA हैं और बहुत काम की चीजें हम बताने की कोशिश करते हैं। तो आजमी साहब स्वागत है आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं जरा ओवैस अली के पास जाना चाहूंगा, CA हैं। मैं चूंकि पहले एक्सपर्ट से समझ लूं। ओवैस, हमारे पहले जो एक्सपर्ट आए थे, चर्चा दिन भर से चल रही है, तो कुछ तो बढ़ाए थे, तो अल्टीमेट हो गया, ये बहुत खास हो गया, ये ऐसा पहले हुआ नहीं था। मेरे साथ CA भी थे, मेरे साथ बैंकर्स भी थे। वो कह रहे थे कि ये जो टैक्स स्लैब वाला मसला है, किसानों का ये जो मामला है, ये अपील करेगा। और साथ में ये जो पेंशन, जो असंगठित मजदूरों के लिए पेंशन का जो प्लान है, ये इसमें 42 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, तो ये वोट में भी कन्वर्ट होगा। देखिए इमरान साहब, हम भी सुबह से लगातार बजट देख रहे थे और कल भी हमारी चर्चा प्री बजट डिस्कशन हम लोगों ने कल किया था। तो आज का जो पूरा बजट हमने देखा, तो शुरू में मैं भी काफी एक्साइटेड हुआ जिस तरह पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट हुआ कि टैक्स स्लैब बढ़ के सीधी 5 लाख जा रही है। लेकिन जब पूरी चीजों को बाद में धीरे धीरे क्लैरिफिकेशन आया, तो पता लगा वोट ऑन अकाउंट जो आज आया है वो एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक बड़ी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स इंडिया में स्टार्ट हो गई है। हर पॉलिटिकल पार्टी आपस में कंपीट कर रही है। आपने बात की टैक्स स्लैब की। टैक्स स्लैब में कहीं से कहीं तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। टैक्स स्लैब कल भी 2.5 लाख था, आज भी 2.5 लाख है। सिर्फ एक 87A की रिलीफ होती थी जो 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति को मिलती थी। पहले वो 3.5 लाख रुपए तक उसका फायदा मिल जाता था, अब वो बढ़ के 5 लाख रुपए तक मिलेगा। लेकिन एक बार जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख 1 रुपया हुई, तो फिर आपको पूरे 2.5 लाख से उठा के टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स स्लैब में कहीं कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये 87A की रिलीफ 2013 अच्छा, और ये से 5 लाख की टैक्स छूट जो अभी जो है 2020-21 के लिए है या 2019-20 के लिए? नहीं, ये तो वही 2.5 लाख है ना? हाँ, 2019-20 के लिए वही 2.5 लाख है। और उसके ऊपर पहले जो पुरानी जो रिलीफ थी 87A की, जिससे वो 3.5 लाख हो जाया करती थी, वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ये पूरी जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए पे आके समाप्त हो जाती है। 6.5 लाख सर, 6.5 लाख जो लिमिट है वो इन्वेस्टमेंट के बाद है। उसके लिए पहले आपको 1.5 लाख लगाना पड़ेगा जेब से। पहले आप LIC की पॉलिसीज में इन्वेस्ट करेंगे, पहले आप होम लोन लेके उसमें पैसा देंगे, EMI देंगे, तब वो इन्वेस्टमेंट के पोर्शन में आता है। ये चीज हो गई साहब। दूसरा, तो इनकम टैक्स स्लैब को लेके मैंने आपको ये बात बता दी। दूसरी, किसानों के मसले पे आपने कहा कि जो 6,000 रुपए का तीन पोर्शन में किसानों को, क्या नाम है स्कीम का, किसान सम्मान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें 6,000 रुपए का कमिटमेंट हुआ है। 1 साल में 2 हेक्टेयर तक के किसान को वो मिलेगा 3 टुकड़ों में, 2-2 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट्स में। सर, यहां समस्या फ्रीबीज की नहीं थी। जब 2014 में देश में परिवर्तन की लहर आई, सरकार बदली, तो 2022 का विजन दिखाया गया था। बात थी 2022 में किसान की आय डबल करने की। आज 2019 में वो विजन 22 से बढ़ के 2030 चला गया। आप 2014 याद करेंगे तो 2022 का जिक्र होता था, आज के बजट में 2030 का जिक्र हो रहा था। और कोई भी रोड मैप, हम सोच रहे थे कि रोड मैप और विजन आएगा जहां से स्टैब्लिश होगा कि किसान की आय कैसे बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा, लेकिन कोई भी क्लियर कट विजन या रोड मैप नहीं था। सिर्फ एक 6,000 रुपए का हेक्टेयर के हिसाब से देने का ऐलान जरूर हुआ है। अब ऐलान हुआ है, अब वो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा
वो ऑलवेज अनसर्टेन है, वो पता लगेगा फ्यूचर में। तीसरी, आपने मेरे से सवाल किया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर पेंशन के बारे में। ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स पेंशन कोई नई चीज नहीं है, 2010 से हिंदुस्तान में थी। एक स्वावलंबी योजना हुआ करती थी यूपीए के जमाने में, जिसमें 2010 में मोर और लेस इसी तरह की एक स्कीम थी। उसके बाद 2015 में अटल पेंशन योजना के नाम से एक अदर स्कीम आई थी। तो आप देखिए सिर्फ उसकी विंडो ड्रेसिंग है, और 2010 की और 2015 की दोनों योजनाएं फेल्ड तो है। आप मुझे समझा दीजिए ना, कुछ तो उसमें इनमें से तो कुछ तो अलग किया गया होगा। वो जो स्कीम 10 में चल रही थी, 15 में जो चल रही थी आई, उससे कुछ हटके है क्या इसमें? सर, कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम्स होती हैं ये। 2015 वाली स्कीम में पेंशन जो मिलेगी वो 1,000 रुपए की रकम थी, ये बढ़ के इस बार 3,000 है। लेकिन ये सारी स्कीम कंट्रीब्यूशन बेस्ड होती हैं, जिसमें 100 रुपए महीने का कंट्रीब्यूशन जाएगा। आप वो 100 रुपया महीना कंट्रीब्यूट करते रहिए, और जब एक बार 60 साल की उम्र आपकी हो जाएगी, उसके बाद आपको 3,000 रुपए महीने के हिसाब से पेंशन मिलेगी। ये है इसमें जो स्कीम है आपकी। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। तो ये और हमने एक चीज और मैं बता दूं, ये से। सारी चीज करने से पहले फिस्कल डेफिसिट्स का भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का लास्ट ईयर टारगेट 3.4% रखा गया था, 3.3% रखा गया था, जो जितना हमको अचीव करना था। लेकिन हमारा डाटा 3.4% का है, तो हम अपना पुराना टारगेट भी अचीव नहीं कर पाए फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, मैं समझूंगा, आसान लफ्जों में समझूंगा। ये अच्छा हुआ कि आपने ये समझा दिया। अब मैं चलूंगा इधर अपने अनिल आनंद जी के पास, फिर मैं आऊंगा अशोक जी आपके पास, क्योंकि हम जरा पूरा इकट्ठा कर लें माल मसाला, उसके फिर बाद आपके पास आते हैं जरा अटैक करने के लिए। मैं सर आपसे जानना चाहूंगा अनिल आनंद जी कि जो 4 साल में जेटली नहीं कर पाए, वो 5वें साल में पीयूष गोयल साहब के बजट ने कर दिया। क्या ऐसा है क्या, या जेटली के प्रभाव से मुक्त ये बजट है क्या? ये मोदी अमित शाह वाला बजट है क्या, जो कि सोशल मीडिया पर और तमाम लोग इसको लेकर के अब बात कर रहे हैं? देखिए, बजट सरकार का होता है, ये एक कहने में आता है कि आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, वो जैसे उनकी तकरीर में भी होता है फाइनेंस मिनिस्टर की। बजट सरकार का होता है, और खासकर इस सरकार में खासियत है कि बजट जो है वो 2 ही लोग तय करते हैं, प्रधानमंत्री का वर्चस्व है, सब कुछ वहीं से, हालांकि हर प्रधानमंत्री वो करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा रोल है। इसलिए ये कहना कि अरुण जेटली की स्टैंप है या पीयूष गोयल तो अभी अभी आए, हालांकि वो उनकी वाबस्तगी रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री से पहले भी, बीच में जेटली साहब की तबीयत नासाज थी तब भी वो रहे, लेकिन वो जुड़े हुए जरूर हैं इस प्रोसेस से। इसलिए ये कहना गलत होगा कि सब जेटली जी की स्टैंप है या पीयूष गोयल की स्टैंप। मैं कहता हूं सरकार की स्टैंप है, और आपने बिल्कुल वजह फरमाया आपने कि मोदी सरकार की स्टैंप है। मोदी सरकार और पार्टी के प्रधान अमित शाह जिस तरह से सोचते हैं, और ऐसे समय जबकि इलेक्शन में जाना है, इंतखाबात को लेके, और मैं ये बात बताऊं कि आउट एंड आउट इंतहाई इंतखाबी बजट है ये एक नई कैटेगरी, अगर मैं इसको कहूं, इस बजट को, ये फुल बजट और इंटरिम बजट के बीच की कोई एक नई चीज इन्होंने निकाल दी इसमें से। इसमें आप पूरी बजट की भी आपको प्रक्रिया नहीं मिलेगी, और उसको इंटरिम बजट से भी आप कुछ ज्यादा कर गए इसमें। और दूसरी बात यह है कि कोई फोकस्ड अप्रोच इस बजट में है नहीं। इसमें चूंकि चुनाव हैं, इंतखाबात सामने हैं, तो इसलिए एक ही नहीं, पर ये ऊपर से देखने में इतना हरा हरा क्यों लग रहा है, इतना शानदार क्यों? 2 चीजें होती हैं, एक तो जैसे हमारे साथी ने भी कहा, एक फिस्कल जो इसका इशू होता है, एक तो उसका भी देखना होगा। दूसरा, रिसोर्सेज, सरकार मॉप अप कैसे, आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं से इनके अखराजात को पूरा करना है आपने, तो आपको अभी फाइन लाइंस पढ़नी पड़ेंगी इस बजट का डॉक्यूमेंट जब पूरे का पूरा आता है सामने। रिसोर्सेज कहां से सरकार मॉप अप करेगी, घर से तो लाएगी नहीं, तो मेरी इस जेब से भर के इस जेब से निकालने का कोई तरीका जैसे होता है, कहीं सेस लगा रहे हैं, कभी आप कुछ कर रहे हैं, वो चीजें अभी बयान नहीं की गई हैं स्टेटमेंट में। दिस इज अ मेयरली बजटरी स्टेटमेंट। तो आप फाइनल लाइन पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ये पता चलेगा, क्योंकि 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये हरियाली जो आपने देखी है, इसको जमीन पे लाने के लिए, उगाने के लिए, एक तो ये कि क्या ये इंप्लीमेंटेशन किसकी कैसे होगी, क्योंकि ये आफ्टर ऑल ये प्रोविजंस अप्रैल 1 के बाद से लागू होना शुरू होंगे जी। उसके बाद क्या होगा इलेक्शन चुनावी दौर में, ये भी यही सरकार भी आ जाती है तो भी कैसे होगा। और दूसरा, आपके पास इतने बड़े आपने और जैसे कि उवैस आपने जो इतनी बड़ी राहत दी है, हाँ। ये रिसोर्सेज जुटेंगे कहां से? नहीं, और जो उवैस बता रहे थे कि कुछ तो पुरानी चीजों को आपने जो है फिर से उसकी पैकेजिंग करके आगे बढ़ा दिया, उसको और हाईलाइट करते हुए, तो ऐसा देख रहे हैं क्या आप भी? देखिए, वो सब सरकारें करती हैं, ये कट पेस्ट का जमाना पहले भी था, अभी भी है। मैं केवल इन्हीं को नहीं मैं ब्लेम करूंगा, पहली सरकारें भी ये करती हैं, कुछ थोड़ा सा रद्दो अमल करके एक स्कीम को नई शेप देके। अब मनरेगा आपके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल है।
मनरेगा को तो आप कह लीजिए कि इन्होंने पॉलिश कर दी, या हरा रंग कर दिया, या लाल रंग कर दिया। मनरेगा तो मनरेगा है। आप भी इस बार भी हर साल पहले अपोज कर रहे थे, जब सरकार में आए तो हर साल मनरेगा की फंडिंग बढ़ रही है, अभी भी बढ़ी है, एलोकेशन अभी भी बढ़ रही है। हाँ। तो इसलिए ये सरकारें करती हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तस्लीम करना चाहिए कि हाँ ये सरकार ये थी स्कीम, कुछ हमने इसमें तब्दीलियां की, क्यों अच्छाइयां और ले आए हैं, पहले बुराइयां थी, इतना तो कम से कम कहना चाहिए। और ये सब सरकारों के साथ प्रॉब्लम है, सिर्फ सरकार की प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। वीएम सिंह साहब, आप किसानों के लीडर हैं, किसानों को लेकर बहुत ज्यादा हसास रवैया दिखाने की कोशिश की जा रही है, हम संवेदनशील हैं। अब हमको जो है किसानों की बड़ी याद आई है, और किसानों का मुद्दा तो ये जो 3 रियासतों में इलेक्शन हुए उसके बाद बना, और अभी भी बनेगा 19 में। कहीं ना कहीं कांग्रेस कर्ज माफी की बात कर रही है और भी स्कीम्स लेकर आने की बात कर रही है, तो इधर भी देना पड़ेगा कुछ। आज जो मिला है, क्या बहुत बड़ा फर्क किसानों की जिंदगी में उससे पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? आपके नजरिए से ये क्या हुआ और कैसे हुआ, और या सही हुआ या गलत हुआ? देखो, किसान तो बहुत मायूस है आज जी। जब मोदी सरकार आई थी तो मोदी जी ने एक वायदा किया था देश के साथ, किसानों के साथ, कि 1.5 गुना लागत का दाम जो स्वामीनाथन का है वो आपको दूंगा। उसमें C2 आता है। C2 में क्या होता है कि जमीन का जो है किराया है, ठेका है, ट्रैक्टर वगैरह के औजार हैं, उसकी डिप्रिसिएशन है, और कैपिटल का इंटरेस्ट भी साथ होता है। A2 और FL फैमिली लेबर है, और A2 आपका इनपुट है, इन सब के साथ वो भी आता है। ऐसा उन्होंने नहीं किया। पिछली बार उन्होंने झूठ बोला, पिछले बजट में झूठ बोला, हमने दे दिया, उसका नतीजा हुआ पूरे देश का किसान इकट्ठा हो गया। उसका नतीजा था कि 3 जो आपके स्टेट्स हैं उसमें इनको हटाना पड़ा, इनको हटना पड़ा वहां से। और आज फिर वही झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। नहीं, ये तो कह रहे हैं सर कि 12 करोड़ किसान परिवारों को फायदा होने जा रहा है। मैं उस पे आ रहा हूं ना, मैं उस पे आ रहा हूं। पहली चीज तो है MSP। मोदी जी ने एक वायदा किया था, मैनिफेस्टो में भी आया था, बीजेपी के हम ये स्वामीनाथन का देंगे, नहीं दिया। अब उन्होंने क्या किया है, स्वामीनाथन में फर्क क्या है अब समझ लीजिए आप। जो हमें धान का रेट, गेहूं का रेट, या फिर एक गन्ने का रेट, 2 फसल यहां पर एक साल में और एक फसल वहां पर, 40,000 रुपए का घाटा होता है एक साल में। 1 एकड़ पे 1 हेक्टेयर में हुआ 1 लाख, 2 हेक्टेयर में हुआ 2 लाख, उसकी पूर्ति आप कर देंगे 6,000 रुपए देकर? किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? पहली चीज। दूसरी चीज जो है, आपने कह दिया सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में कहा था सबका कर्जा मुक्त होगा, महाराष्ट्र में मुक्त कर दिया, बहुत स्टेट्स में आपने कर दिया, बाकी किसी ने किया, बाकी किसने किया? अब आप, पीयूष गोयल ने आज कहा 11,68,000 करोड़ रुपया किसानों पे कर्जा है, और हम नहीं दे सकते। जाहिर बात है उन्होंने किया नहीं। पर वहीं के वहीं उन्होंने क्या कहा, 7वें वेतन आयोग का पूरा हम इसको अमल करेंगे इस वर्ष के अंदर। मतलब क्या हुआ, 4,80,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष पूरे देश के अंदर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जबकि पिछले साल केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को 1 करोड़ 2 लाख रुपया आपने दिया एक्स्ट्रा, 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा आपने दिया। अगर 4,80,000 करोड़ आप देते हो एक साल में, तो 5 साल में लगभग 20,000 करोड़ हो गए ना, 22,000 करोड़ हो गए। किसान के लिए आपके पास 11 लाख करोड़ नहीं है, यहाँ आप देने को तैयार हो। सर वो तो कह रहे हैं, नहीं सुनिए ना, वो तो कह रहे हैं कि हमने जो है अपना ऊपर लोड लेकर के, हमने बोझ अपना बढ़ा करके किसानों की केयर करने का काम किया है, ये कोई नहीं कर सकता। नहीं, बोझ क्या किया उन्होंने? 75,000 करोड़ की बात कर रहे हैं एक साल में, जबकि हमारा लोन है 11,68,000 करोड़। और किसके कारण हुआ है? आपने आम आवाम को सस्ता रेट पे चावल गेहूं देने के लिए MSP को लो रखा, इसलिए किसान की लागत बढ़ती गई और किसान का रेट कम जाता गया। MSP डिक्लेयर करने के बाद भी उस पर आप ले नहीं रहे। मोदी जी ने कहा 1750 रुपया, आपको याद है 56 इंच की उनका सीना उस समय था कि हम MSP हमने बढ़ा दिया, कभी किसी ने नहीं किया। बिकता कितने का है? 1,300 रुपए का बिकता है। तो आज की तारीख में अगर 1,300 और 1,750 भी ले लो, 9,000 रुपए का 1 एकड़ में एक फसल पे घाटा है। 2 फसल में अगर 20,000 करोड़ हुआ तो फिर आदमी 6,000 करोड़ क्यों लेगा? और एक चीज मैं और बता रहा हूं, जो जुमला इसमें आया है वो है सबवेंशन के बता रहे हैं कि किसानों को KCC के ऊपर 5% कम पे अब इंटरेस्ट मिलेगा, लोन मिलेगा। ये किनको है? जिनके पास KCC है, खेती करते हैं, उनके लिए नहीं है। जो नए लोग जुड़ेंगे KCC के अंदर, मछुआरे हैं, डेयरी वाले हैं, जो बाकी नए जुड़ेंगे, उनके लिए है ये किसानों के लिए। अगर किसानों के लिए कुछ है इस बजट में, वो भी मैं बहुत बहुत तकलीफ से बोलना चाहूंगा। हमारे बच्चे खेती नहीं करना चाहते, उनके लिए है कि तुम मजदूर बन जाओ,
मजदूर बन जाओगे 10 करोड़ लोगों के लिए, तुम्हें 100 रुपए देने के बाद पेंशन मिल जाएगी, तुम्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता तो मजदूरी कर लो आप शहर में आके। केवल यही है। अशोक ठाकुर जी, जो बातें सुबह से चल रही हैं, लगातार इस पर बहस हो रही है और यहां पर भी जो पैनलिस्ट हैं वो भी अपने ढंग से इसको बता रहे हैं, तो देखने में तो ये बिल्कुल ऊपर से हरा हरा दिख रहा है, लेकिन अंदर से तो मामला गड़बड़ है। और जो बातें हमारे मेहमान कह रहे हैं, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हो? कम से कम उसकी सफाई दीजिए। चलो, इसमें सफाई देने की तो मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है साहब। इसमें ये जो भ्रम फैला रहे हैं उसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। चलिए, आपके मुताबिक भ्रम को ही आप दूर कर दीजिए। हाँ, मेरा कहना यह है कि 5 लाख तक की टैक्स की लिमिट जो है, जो 5 लाख तक जिसकी आय है उसको टैक्स से छूट दे दी। 1.5 लाख तक एडिशनल जो है अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो 6.5 लाख तक हो गया। और भी अगर कुछ प्रावधान बने हैं उसमें करता है तो 7-7.5 लाख तक जो है वो अगर इनकम वाला व्यक्ति है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतनी थोड़ी सी बात समझने के लिए लोगों को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। और जबकि बजट में ये स्पष्ट बोला है पीयूष गोयल जी ने। अब उसमें 2.5 लाख की लिमिट है, वो लिमिट है। अरे भाई 6 करोड़ 80 लाख के आसपास जो है कुल देने वाले, टैक्स देने वाले हैं, उसमें से 3 करोड़ इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। 3 करोड़ लोग, ये क्या कम बड़ी राहत है क्या? 3 करोड़ लोगों को इससे छूट मिल रही है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। नॉन फाइलिंग की जाती है। हाँ, तो वैसे अब आप इप्स एंड बट्स कर सकते हैं साहब। आपकी पहले सरकारें थी, किसने रोका था करने से? हम कर रहे हैं तो इप्स एंड बट्स क्यों? आपको किसने रोका था? नहीं, वो तो वो किसी दूसरी पार्टी बात को सपोर्ट नहीं कर रहे। हम जो कर रहे हैं, पहले होता तो मिडिल क्लास को राहत मिल ये जाती तो 2 लाख से ऊपर जाने को तैयार नहीं थे। हम 5 लाख जा रहे हैं, 6.5 जा रहे हैं, हम 7-7.5 तक जा रहे हैं। मेरा कहना है कि इतना बड़ा कदम उठाया है, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन चलो, अब जिसको जैसी समझ में आती है। मैं एक कहावत है, सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है, तो जिनको कुछ देखना ही नहीं उसमें, वो तो कुछ भी नहीं देखेंगे। अब किसानों वाली बात करते, अब ये डबल स्टैंडर्ड चलता है यहाँ पर साहब। सुबह से जब बजट नहीं आया था, उससे पहले मेरे साथ एबीपी न्यूज पर, अन्य चैनल पर भी लोग बैठकर कह रहे थे किसान की आय 1700 रुपया है मात्र वार्षिक। कितनी बता रहे थे? 1700। मैंने उनसे कहा कि 1700 वाले को 7700 हो गई, कितने गुना बढ़ गई? फिर बोले जी 17 रुपए पर डे हो गई। मैंने कहा 0 से 17 होगी तो 17 गुना हुई कि नहीं हुई? मेरा कहना यह है कि जो लोग कुछ दे ही नहीं रहे वो सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं किसान के बारे में। तो मेरा कहना है कि क्वेश्चन उठाना बड़ा आसान है, करने के लिए मादा चाहिए, 56 इंच की छाती चाहिए। तो जिसके पास 56 इंच की छाती है वो कर रहा है। आप में हिम्मत है तो चैलेंज करके दिखाओ। और आगे सुन लीजिए जी जी। और कभी भविष्य में, जब अभी तो मौका मिलने के चांस नहीं है, लेकिन 10-15 साल बाद जब मौका मिले तब आप ज्यादा अच्छा कर लेना। अरशद आजमी साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए अरशद आजमी साहब, 10-15 साल बाद जब मौका मिले तब बात करिएगा। और जिसके पास 56 इंच की छाती होती है वही ऐसे कदम उठा सकता है, क्या कहेंगे? अशोक ठाकुर जी कह रहे हैं, सुन लीजिए, अभी बड़ी बातें हो रही। अरे भाई, इसमें दो राय क्या है? कोई ये थोड़ी कह रहा है कि हम उनको पेंशन, उसमें 100 रुपए हैं तो 50 रुपए सरकार देगी, 50 रुपए इंडिविजुअल देगा। तो पेंशन की योजना जो है उसको लागू कर रहे हैं। और उन लोगों को जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था, अपने जीवन में कल्पना नहीं करी थी। नहीं तो ओवैस तो बता रहे थे, तो कलेक्शन करने वाली स्कीम होती है, कलेक्ट उन्हीं से करते हैं, फिर बाद में देते हैं। इसमें आप क्या सुन लीजिए साहब, आप सुन लीजिए पहले। लोग पिछले वर्षों में लोग तो इसीलिए सरकारी नौकरी करना चाहते थे कि उनको पेंशन मिलती है रिटायर होने के बाद। हमारी सरकार ने आने के बाद जो सरकारी नौकरी नहीं भी करता है उसको भी पेंशन के दायरे में लाने का, जो कूड़ा चुनने का काम करते हैं, जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं, उनको भी अपनी रिटायरमेंट के बाद उनको सुरक्षा देने का ये काम किया है। मुझे लगता है कि चारों हाथों से इसका स्वागत होना चाहिए था। 2 हाथों से मैं पूछ लेता हूं, 4 हाथों से स्वागत होना चाहिए। स्वागत क्यों नहीं कर देते आप इन सब तमाम बातों का? चारों हाथों से स्वागत होना चाहिए। अशोक जी कह रहे हैं, आप लोगों ने तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सवाल उठाने शुरू कर दिया। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? क्यों राजनीति कर रहे हैं? एमएसपी भी बताऊंगा मैं इसके लिए। हंसी मजाक भी थोड़ी सी होती रहनी चाहिए। 56 इंच की सीने रखने वाले जो मोदी सरकार ने अब तक जितने वादे किए हैं वो सब झूठे हुए हैं। अभी अभी तो खैर ठीक है, बजट आया है, उसमें अच्छी बुरी और बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो पिछले बजट की अगर मिसाल ली जाए तो अभी तक गंगा मैया की सफाई तक नहीं हो पाई है। किसान मजदूर परेशान होकर रोडों पर जो है जान देता रहा। उस वक्त ये आंसू पोंछने नहीं आए। आज 56 इंच का सीना लेकर के उनके नेता कह रहे हैं जो इन्होंने भीख दी है, ये इस अमाउंट में क्या क्या कुछ हो पाएगा। ये सिर्फ एक
मैं समझता हूँ कि चुनावी बजट के अलावा और कोई बजट नहीं हो सकता है। ये इन्होंने सिर्फ फिर से वही पुरानी अपनी हरकतें शुरू करी है जो। अरे तो चुनावी बजट तो सब पेश करते हैं, आप लोग कौन से उसमें अलग हैं? वन रैंक वन पेंशन का मुझे याद है उस वक्त भी अंतरिम बजट जब पेश हुआ था तो वन रैंक वन पेंशन चिदम्बरम साहब ने रखा था, तो ये थोड़ी ना कि कोई नया काम कर रहे हैं। प्रावधान किया था जी, और उसमें भी बाद में 500 करोड़ अरुण जेटली ने और हमने उसकी कितना तनकीद दिया? की थी कि बहुत कम पैसा दिया था उस वक्त। तो ये आप ये नया थोड़ी ना कर रहे हैं, आप भी आपने करते हैं। प्रावधान किया था 500 करोड़, हमने दिया 35,000 करोड़, और 40 साल से आपने नहीं किया था, हमने लागू किया। वादा भी अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। अरे पिछले वादा बजट का। कमाल कर रहे तो हैं, अभी 35,000 करोड़ का पेमेंट हो गया, आप कह रहे हैं वादा पूरा नहीं किया। पैसा लेकर के 21 लोग देश से भाग गए हैं, पैसा ही नहीं है देश में। नहीं, किसने दिया था पैसा उनको? डिमोनेटाइजेशन से हम काले तो ला रहे हैं जहाज में लाद के, धन आया ही नहीं। डंडे के जोर पर ला रहे हैं उनको, पकड़ पकड़ कर भगाए आपने थे। ये बजट का इम्प्लीमेंटेशन कहां से करेंगे, किस तरह अरे वादा उसकी पूरा चिंता करेंगे? छोड़िए आप, हम सरकार चलाएंगे, हम प्रावधान कर लेंगे। उज्ज्वला योजना आप लेके आए, आप बताइए 80% महिलाएं उसमें 90% महिलाएं रिफिलिंग के लिए नहीं जा रही हैं, तो कहां से आपके नहीं, बजट ये आंकड़ा आपके पास कहां से है? नहीं, आंकड़ा ये 80% का किस सर्वे से है? आप गूगल कर किस लीजिए ना। संस्था का है? आप गूगल कौन सी कर एजेंसी का है? लीजिए। सारे अरे चैनलों पे आपने- बैठकर आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी झूठ बोलता है, आप लोग भी झूठ बोलते हैं, और सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। आप कभी परिकर के घर पर नहीं, जाकर जो देखिए है, अशोक जी, परिकर के घर झूठ चले क्या जाते है हैं, और सच हाल क्या पूछ है, रहे वो तो और तय कर आकर लेंगे बाहर इस झूठ मुल्क के बोलते हैं। अवाम। सर अरे लेकिन कोई सुनिए कोई अशोक जी, सर्व और डायलॉग मजा नहीं एक है एक क्या से ये ज्यादा देश एक आदमी में? बोले, ये ठीक सब है, तरीका नहीं ठीक है है सर, कोई। ठीक है। कुछ अशोक जी कुछ ठीक है तो ना, मुल्क की आवाम तय करेगी। ethics आप होंगे। लोगों ने जो बात रखी है अभी और जो बजट में अभी दिन भर से चर्चा हो रही है, अभी ओवैस साहब ने तो ये तो जानते हैं अच्छे से किस तरह से ये तमाम चीजें की जाती है, तो वो भी तो कुछ सच्चाइयां बता रहे हैं ना। तो इससे निकल कर आ रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ हरा ही हरा है, गड़बड़ भी है नीचे से, और जो चीजें कुछ हैं जो बहुत आप जिसको प्रचार कर रहे हैं वो उतनी है भी नहीं अहम, जो हमारे को अभी खासतौर से जो चाहे अनिल आनंद जी बोल रहे हैं या वीएम सिंह साहब जी बोल रहे हैं, निराश है किसानों को लेकर के। वीएम सिंह साहब तो कह रहे हैं कुछ खास भी नहीं, कोई दम नहीं है और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे, किसानों का ना वोट में कन्वर्ट होने वाला है। अशोक जी देखिए, जो किसान है वो खुश है, जो किसान नहीं है, किसानों के नाम पर नाटक करते हैं, वो दुखी है। वीएम सिंह जी जवाब दीजिए। जो किसान खेती करते ही नहीं है, वो जो किसानों के नाम जिन्होंने पे जिंदगी में नाटक खेत करते हैं, वो देखा ही दुखी नहीं है, शायद जिनको अगर एग्रीकल्चर उनको चुप कराए तो मैं बात करूंगा। हाँ, मुझे ऐसे सुनिए भाषण मेरी देने की बात। आदत अब नहीं है। सुनिए, मैं यहाँ चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ बैठकर एक एक किसान की समस्या उठाइए, आप मेरे से बात कीजिए, हमारी सरकार ने उस पर क्या काम किया है मैं बताऊंगा, और आप क्या कर सकते हैं आप बताइए। सिंह साहब आइए, ठीक है, अब आप चुप करें 2 मिनट के लिए। हाँ, सुन लीजिए। आपने सुना होगा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जो 30 नवंबर को दिल्ली आई थी और सारे कम से कम लाखों किसान आए थे, उनकी मांग पे पूरा ऑपरेशन एक हुआ था। कोई किसान नहीं था उसमें। चलिए सियासी बातें अरे छोड़िए, या तो समस्या आप पे बोल बात लें। कीजिए। सर समस्या कोई पे किसान बात दुख नहीं ये था है उसमें। आपकी 3 स्टेटों में हारने के बाद भी आपको कोई जो किसान एरोगेंस नहीं था आपका गया नहीं। अरे किसान के साथ अगर लड़ोगे तो अरे मैं हमारे फार्म से ग्रीन रेवोल्यूशन आई है, खेती के अलावा जिंदगी मैंने कुछ नहीं किया है। आप जैसे लोग केवल बोलते हैं किसानों के बारे में, आपको कुछ मालूम नहीं किसानों के बारे में। किसानों के लिए कमिटेड है सर, किसानों की हम, बड़े तकलीफ बड़े की बात फार्म हाउस वालों के लिए तकलीफ की कमिटेड बात नहीं बताइए ना, जो है। दावे फार्म कर हाउस रहे हैं वाले उस जो पर करोड़ों रुपए का फायदा उठा रहे हैं, उनका ठेका नहीं ले रखा हमने। हम गरीब किसान के लिए खड़े हैं ऐसा और है, गरीब किसान के लिए काम ऐसा करेंगे। है 2019 में यही गरीब किसान आपको अपनी जगह दिखा देगा अगर आप लोग यही काम करेंगे। अरे आप लोगों केवल- ने बहुत हल्ला किया था मंदसौर का, मंदसौर में 8 में से 7 सीट जीते हैं हम। भाई मंदसौर जहां आप कहते किसान नाराज है, भाई मंदसौर जहां आप कहते किसान ने आंदोलन किया है, 8 में से 7 जीते हैं। 8 में 1000 वोट से हारे हैं मात्र, 8 के 8 सीट जीत रहे थे हम वहां। वो अच्छा। किसान हमारे साथ है। सरकार गई नहीं गई, फिर भी एरोगेंस नहीं अरे गया। सरकार जाने के और एरोगेंस बहुत नहीं गया, कारण हैं। एरोगेंस नहीं गया। नहीं, अभी नहीं, बताइए, arrogance अभी नहीं क्या है। किया है? अगर मैं चुप डाटा हो जाए बता तो रहा बताएंगे ना। सिंह साहब ये मैं डाटा बताइए। बता रहा हूँ ठीक है, आपको। अशोक जी सुनिए। आप दिल्ली गेट पे अशोक जी किसान सुन खड़े नहीं लीजिए। रह पाए आपके 4 दिन, अशोक जी सुन लीजिए ना, क्योंकि उनको पता है झूठा आंदोलन सियासी खड़ा बात किया आप नहीं, लोगों अशोक ने। जी सुन लीजिए ना, देखिए सियासत तो होगी, चुनाव का वक्त है, लेकिन वीएम सिंह साहब आप बताइए, तकलीफ में है तो उसका निराकरण के लिए एक कदम तो बढ़ाया ना सरकार ने। देखिए ऐसा कुछ है, तो सोच रही है ना, देखिए बहुत सीधा है। इलेक्शन में मार बहुत- खाकर तो सोच रही है। देखिए, किसान को 6,000 रुपया दे रहे हैं। ये उसकी जुमलों की आय बातें करते 7,700 हैं कर रहे तो हैं। अगर चुप कराओगे तो बात कितना करेंगे। गुना हुआ ये? इन्हीं अशोक जी सुन लीजिए, अशोक जी के इन्हीं के प्रधानमंत्री 5 गुना ज्यादा हो गया। अशोक जी सुन लीजिए ना, हाँ जी सुन बताइए। लीजिए। अगर फिर आप बोलना चालू करेंगे हम तो फिर ठीक है, रुकेंगे नहीं एक-एक करके ऐसे। सर, ये काम नहीं एक-एक चलेगा आप बिल्कुल। बताइए, ये काम नहीं चलेगा। मैं फिर अनिल जी के पास जाऊंगा जी। देश के प्रधानमंत्री ने
उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे। बीजेपी में मैनिफेस्टो ने कहा 1.5 गुना लागत का दाम स्वामीनाथन दिया। क्या ये नेशनल चैनल पे बोले दिया या नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया। ये झूठ है, सरासर झूठ है। मेरे पास डाटा है, ये रे अरे डेटा को रख मैं पढ़ के सुनाऊं? लीजिए। देश का किसान मैं पढ़ आज के सुनाऊं एमएसपी आपको? मांगता है C2 का। अरे साहब, ये देश दिया। का किसान मांगता आप है। C2 का रोना आपने बंद कीजिए। वेतन आयोग के तहत जो है स्वामीनाथन ने C2 एरियर्स नहीं दिए लिखा है। हैं, किसान को एरियर्स दीजिए, स्वामीनाथन ने उसका पूरा लागत का कर्जा 1.5 माफ गुना बोला करिए। है। ये आपके देखिए प्रधानमंत्री ने इसमें तो कहा कहा गया है सर, एक मिनट, स्वामीनाथन प्राकृतिक आपदा में himself प्रभावित has होने वाले admitted सभी किसानों का and 2% appreciated ब्याज और समय पर कर्ज लौटाने पर 3% अतिरिक्त ब्याज माफी का वादा किया है। फायदा मिलेगा और इस तरह उन्हें ब्याज में 5% की छूट भी मिलेगी। पहली चीज तो ये समझ लें, आपदा के अंदर जो किसान कितने इन्वॉल्व होते हैं केसीसी के अंदर, और केसीसी के अंदर मैंने ही वो केस किया था हाई कोर्ट के अंदर 2015 में, जब पूरे के पूरे किसान उत्तर प्रदेश के बेहाल हो गए थे ओलावृष्टि से। तो इन लोगों ने कहा था, इसी सरकार ने कहा था उस समय, हम नहीं दे सकते पैसा। क्यों? इनने प्रीमियम तो दे दिया है, पर उसके बाद में जो ये इनका जो दायरा है वो विलेज नहीं आता है, एक विलेज पूरा आता है, इंडिविजुअल नहीं आता है। तो किसान का प्रीमियम बढ़ा के आज किसान को खुद भी दे दिया जाए, अगर जब तक उसके घर में नहीं पहुंचेगा वो फायदा नहीं है। ये 2% लोगों की बात कर रहे हैं, उसमें सब मेंशन है, उसको अगर 5% मिल भी जाता है, और वो काहे के लिए? आगे उसको बढ़ाने के लिए, कि उसको जो है 5 साल का था उसको 7 साल कर दिया जाए, 8 साल कर दिया जाए। उन सालों के अंदर कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट होगा उसमें इतना घाटा इसमें कम किया जाएगा। ये तो बहुत अलग चीज है। इससे क्या मतलब है? ये तो आज तक होते आया है, जिंदगी भर होते आया है। महाराष्ट्र का केस आप लीजिए, आज से 10 साल पहले ये चीज हुई है वहां। जी अनिल आनंद जी, आप मुझे बता दीजिए कि जो दावे किए जा रहे हैं इस उबूरी बजट के बाद, अंतरिम बजट के बाद कि इलेक्शन पलट जाएगा, पूरा जो है आज इतना अहम हो गया है कि अब कुछ कहने सुनने को रहा नहीं है, क्या आप ऐसा देख रहे हैं? क्या मुझे थोड़ा सा डीपली थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो इस मुल्क की आवाम नहीं, के आप हाथ में। सियासी उस पर भी नजर रखते हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। बजट अनाउंस होने के 2 घंटे के अंदर ही अनाउंस हम कर दें कि साहब रेवोल्यूशन आ जाएगी या अपोजिशन, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, अपोजिशन जीत जाएगी। बीजेपी के लोग, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अमित शाह साहब की, उन्होंने भी कहा कि ये तो कमाल कर दिया गया है, ये ऐसा किसी ने किया नहीं था और अब जो है इसका फायदा हमें मिलेगा। देखिए, वो सरकारें करती हैं, इस सरकार की ज्यादा आदत है कि सब कुछ पहली बार हो रहा है। हम लोग 60 साल की उम्र हमारी हो गई है, पहली बार हो रहा है तो हम 60 साल के हो ही नहीं पाते, फिर तो भूख से मर जाते हैं हम सारे के सारे, देश ही नहीं चलता। कोई अच्छा काम करता है, कोई बहुत अच्छा काम करता है, मेरा मानना है सब सरकारें काम करती हैं, ये सरकार भी काम कर रही है। कुछ सरकारें ज्यादा काम करती हैं, कुछ थोड़ा करती हैं, कुछ ज्यादा शोर मचाती हैं, कुछ कम शोर मचाती हैं। तो अपना अपना तरीकाकार है, वो अपना अपना एक काम करने का नजरिया है वो। मेरा ये कहना है कि ये कह देना 2 घंटे के अंदर के सब चाल बदल जाएगी। हाँ, एक मुझे लगता है जिस चीज का इंपैक्ट होगा, हालांकि ये सारी की सारी चीजें 1 अप्रैल के बाद इंप्लीमेंट होनी है, इसका फायदा नुकसान 1 साल के बाद नजर आएगा। मिडिल क्लास पे बहुत बड़ा फोकस किया है इस बजट ने, प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि मिडिल क्लास गाय बगाए 2014 में मिडिल क्लास ने, बाकी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने भी भर के सपोर्ट किया मोदी जी को, लेकिन वो डिसल्यूजन हो गए 2-3 साल के बाद ही, जो उनको तवक्कुआत थी पूरी नहीं हुई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, ओपिनियन मेकर्स भी हैं, तो ये सारा जो इनकम टैक्स का रिबेट जो है ना, इसका फायदा चाहे ज्यादा हो, नुकसान ज्यादा हो, इसकी चर्चा बहुत होती है। ये एक ऐसा दायरा बन जाता है कि लोगों को लगता है कि कम कर दिया तो कमाल हो गया, अगर बढ़ा दिया तो हम तबाह हो जाएंगे। तो ये बड़ी सोची समझी नीति के तहत, लेकिन ये आम मिडिल क्लास को इफेक्ट करती है कई बार। देखिए, रिबेट मिलना तो इफेक्ट करती है, जाहिर है फायदा होता है, और वो वोट में कन्वर्ट भी होती है। वोट में कन्वर्ट अब 1 अप्रैल से लागू होगा, मई वाले इलेक्शन में तो वो फायदा नहीं मिलेगा। इस बजट में तो आप जब आने वाला आईटी आप करेंगे तो अगले साल फायदा मिलेगा। विजन तो दे दिया ना, एक मैसेज तो चला जाता है। बिल्कुल मैसेज है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें बिल्कुल मैसेज है। उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की है कि आपके लिए ये है, और ये भी कहा गया उन्हीं कहीं बीजेपी के मैं कुछ नेताओं की रिएक्शन सुन रहा था कि एक ऐसी अनाउंसमेंट है जिसको अगर ये सरकार आएगी इनको तो पूरी करनी है, अगर ये नहीं आएगी तो कोई भी इसको बैक ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये मिडिल क्लास को लुभाने के लिए, उनके लिए एक फायदे की बात डेफिनेटली है, एक अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई। ठीक है, ये ओवैस अली खान साहब, ये जरूर मुझे बता दीजिए, थोड़ा सा समझा दीजिएगा आप भी, पर जल्दी समझाइएगा क्योंकि ब्रेक में लूंगा। जो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर ग्रोथ गिर रही है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी ग्रोथ गिरी है, तो ऐसे में जीडीपी हाई कैसे होती जा रही है? सर, जीडीपी जो दावे किए जाते हैं, जीडीपी इसलिए हाई हो रही है क्योंकि 2 साल पहले 3 साल पहले आपके भी याद होगा कि जो गवर्नमेंट के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे मिस्टर आई गेस सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने ही जीडीपी की कैलकुलेशन को, एंटायर कैलकुलेशन को मिस्टीरियस बता दिया था। तो अब जीडीपी के बारे में तो किसी का भी कोई भी फुल प्रूफ चीज यहाँ नहीं है, क्योंकि जीडीपी बार बार रिवाइज हो रही है। जीडीपी का गवर्नमेंट आने के बाद बकायदा बेस ईयर चेंज करके जीडीपी की कैलकुलेशन ही चेंज कर दी थी।
तो सर जीडीपी के प्लस माइनस होने का लॉजिक एग्जैक्टली दे पाना बड़ा मुश्किल है। नहीं, इसका प्रचार तो बहुत होता है ना, बार बार कहा भी जाता है कि जीडीपी। सर बार बार तो जॉबलेस ग्रोथ की बात भी हो रही है कि जीडीपी बढ़ रही है, जॉब्स आ नहीं रही हैं। तो इस चीज को फैक्चुअली तो वही बता पाएंगे जो जीडीपी घटा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। मैं तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, उन्होंने खुद जीडीपी की कैलकुलेशन को मिस्टीरियस बता दिया था, या सस्पिशियस बता दिया था। एक चीज और मैं बताऊंगा, जो एक अभी मैं डिबेट में उज्ज्वला योजना की बात हो रही थी, तो हमारे जो साथी हैं वो फैक्ट की बात कर रहे थे कि फैक्ट कहां है कि उज्ज्वला योजना में जो रिफिल नहीं हो पा रहे। सर आप क्राइसिल पे यकीन करते हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सरकार की तो सारी रेटिंग वहीं से होती है। क्राइसिल का अपना ये सोर्स है जिसमें क्या है कि जो कस्टमर्स हैं जो एलपीजी यूज कर रहे हैं वो उज्ज्वला योजना आने के बाद 10.2% से बढ़ के 16.2% हो गए। जैसा मोदी जी ने और गवर्नमेंट ने कहा कि 5-6 करोड़ लोग ज्यादा एलपीजी पहुंच गया, बिल्कुल पहुंच गया। लेकिन जो रिफिलिंग है, कंजम्पशन है, वो 9% से बढ़ के सिर्फ 9.8% हुआ है। ये रहा डाटा, आप इससे फैक्ट चेक कर लीजिए। तो ये एक चैलेंज है। और जहां तक हरा दिखने की बात है सर, तो हरा दिखना इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। आप परसेप्शन बना सकते हैं, चीजों को हरा दिखा सकते हैं कभी भी, लेकिन जो असलियत है वो भ्रम और परसेप्शन से दूर चलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चिदंबरम साहब ने खास तौर से कहा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे कि इनकम टैक्स को लेकर के जो डिजाइन कांग्रेस की सरकारें बनाती हैं वो वैसा कोई और आनंद जी नहीं बना सकता है। ये बात उन्होंने कही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू में। हम बेहतर आर्किटेक्ट हैं इनकम टैक्स के को बनाने में और उसको डिजाइन करने में। उनकी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? उन्होंने तनकीद की, शुरू में ही इस हुकूमत के इन ऐलान की तनकीद की उन्होंने। देखिए जाहिर है वो प्रीमियर अपोजिशन पार्टीज हैं, अंडर अटैक हैं सरकार से। वो चिदम्बरम पर्सनल लेवल पे भी अंडर अटैक हैं, तो वो तो ये कहेंगे ही, वो तो तनकीद करेंगे ही करेंगे। आप ये उम्मीद कर रहे थे कि क्या चिदम्बरम इस बजट की तारीफ करेंगे? मैं बिल्कुल या राहुल गांधी तारीफ करेंगे? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस बेहतर इसको खासतौर से टैक्स को लेकर के वो जोर दे रहे थे कि हम इसको शुरू से बेहतर डिजाइन करते रहे। देखिए ये परसेप्शन की बात है। कहीं ना कहीं कमियां तो रहती हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को सबसे बड़ा आर्किटेक्ट कहा जाता है लिबरलाइजेशन का, या बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनकी भी तनकीद होती रही जब वो बजट पेश करते रहे एज फाइनेंस मिनिस्टर नरसिम्हा राव के। तो ये तो अब वही परसेप्शन की लड़ाई है कि चिदम्बरम साहब कह रहे हैं हम बजट, हमारा टैक्सेशन रूल जो है वो ज्यादा अच्छा था, या अरुण जेटली जी का, मोदी जी का अच्छा नहीं है। दिस इज पार्ट ऑफ द बैटल ऑफ परसेप्शन, जो अब आपको इलेक्शन तक में 2019 तक देखने को मिलेगी। ये शुरुआत है उसकी। लेकिन एक चीज और दिखी यहां पर, मैं अशोक जी के पास जाऊंगा पहले। अशोक जी, जॉब क्रिएशन और जॉबलेसनेस पर जो है बहुत ज्यादा इसमें जो है बात नहीं है, साइलेंट है ये बजट। हम इसको इस तरह से समझ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए इमरान साहब, अगर आप पूरा बजट सुना होगा आपने, तो उसमें बहुत जगह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जिक्र हुआ है, और उसमें नंबर कितने जॉब क्रिएट होंगे ये भी बोला है पीयूष गोयल जी ने। लेकिन मुझे ये कहना है कि थोड़ा सा हमको एक बात समझने की है कि इस देश के अंदर जो पिछले वर्षों में जो एक धारणा कर दी गई कि जॉब का मतलब है कि सरकारी नौकरी, जो एक धारणा बना दी गई, फिर आपने भी बनाई कि जॉब का मतलब पकौड़े भी तलना हो सकता है। एक मिनट सुन लीजिए, आपने भी तो धारणा बनाकर दी ना। हाँ सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए। अब मैं स्वयं एम्प्लॉइज रहा हूँ, और मैं जिस डिपार्टमेंट में था, मुझे एक बड़ा आश्चर्य हुआ, गुजरात का एक भी आदमी हमको नौकरी में मिलता नहीं था। और जब मैं गुजरात में गया तो वहां पर लोकल में भी गुजरात के लोग नौकरी नहीं करते थे। तो मैंने इस बात पर थोड़ा चिंता हुई मुझे, मैंने स्टडी किया उसको, तो ध्यान में आया कि गुजराती बेसिकली डिजायर्स टू डू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर ज्यादा विश्वास करते हैं और नौकरी पर कम करते हैं। तो गुजरात में सबसे रिचेस्ट स्टेट हमारी गुजरात है, डेवलप्ड स्टेट है। तो मुझे ये लगता है कि मोदी जी वहां से जब निकले तो उन्होंने देश के मॉडल को भी, लोगों की सोच को बदलने की कोशिश करी, और ये जो मुद्रा योजना के माध्यम से, स्किल इंडिया के माध्यम से बच्चों को स्किल करके, क्योंकि पिछले वर्षों में क्या हुआ कि शिक्षा का जो हमने मॉडल बदला, उसमें यह हो गया कि बच्चे को फेल नहीं करना है, आप उसको सर्टिफिकेट देते जाओ। अब आपने उसको ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट दे दिया, अक्ल उसकी 5वीं पास के बराबर नहीं है। अब उस बच्चे को आप क्या करोगे? तो हमने उसका एक रास्ता निकाला कि उसको हम स्किल देंगे, उसको कोई ना कोई हुनर देंगे, और फिर मुद्रा लोन देकर जो है उसको रोजगार करने के लिए, सब रोजगार करने खड़ा करेंगे। अगर मान लो हमने अभी 4 करोड़ 50 लाख के आसपास जो है नए लोगों ने
मुद्रा लोन के माध्यम से लोन लिया, अगर एक व्यक्ति भी, एक आदमी का रोजगार भी अपने साथ खड़ा करता है तो ये 8 करोड़ होते हैं। अगर 2 का 3 का करता है तो 12 करोड़ होते हैं। यहां जो है वो परसेप्शन को, सरकार ने एक सोच को बदला है देश की कि हाँ, आप मैं एक बात हमेशा कहता हूं, सरकारी नौकरियों में अगर 3% से ऊपर टोटल पॉपुलेशन जाता है तो सरकार दिवालिया हो जाती है। तो हाउ मेनी एम्प्लॉयमेंट यू कैन गिव इन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो नए रास्ते हमने निकाले हैं और लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित किया, उनको संसाधन दिए, उनको साधन दिए हैं, उनको हुनर दिया है। अरशद आजमी साहब, और नए इसके रास्ते माध्यम से हमने रोजगार भी बढ़ाए हैं। रोजगार को लेकर और- घेरा जाता है। हाँ। मैंने भी ये सवाल किया और हम अक्सर करते रहते हैं, ये कह रहे हैं नए रास्ते भी तो निकाले हैं, इसको आप लोग क्यों नहीं समझते? नहीं समझे कैसे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, आप ही का सवाल ये उनकी तरफ बात जा कर रहे हैं, मैं इनके बीच में बोला नहीं हूँ। मैं चाहूंगा कि ये भी हाँ चुपचाप बिल्कुल नहीं बोलेंगे साहब। ना देखिए, अब ये जुला योजना की बात कही थी तो ये आंकड़े मांगने लगे हमसे। अब मैं इनसे बताऊं, अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स के अनुसार 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां 2018 में सिर्फ चली गई हैं, जिसमें 81 लाख महिलाएं हैं। जॉब क्रिएशन का इनके न्यू बजट में कहीं तो कोई प्राविधान नहीं आया है। और ये अब ये पुरानी जो नौकरियां जो जा चुकी हैं उनको छोड़ दीजिए। अब अभी स्किल डेवलपमेंट की बातें कर रहे थे। स्किल डेवलपमेंट का पूरा प्रोजेक्ट इनका फेल हो चुका है, उसमें घोटाले तक हुए हैं। अब ये फिर आंकड़े मांगेंगे उसके। नहीं कहाँ है घोटाला, बता दो आप। हर तरीके से झूठ आपके पास कुछ है तो हमें भी बताओ, हम भी खुश होंगे। आता है। प्रधानमंत्री का स्मार्ट सिटी का बहुत जिक्र होता है। अब तक 1.8 पैसा ही खर्च हो पाया है उसमें, जो ना के बराबर है। कहाँ की बात कर रहे हैं? मिश्रा कमेटी के अनुसार प्रधानमंत्री की जो ड्रीम प्रोजेक्ट थे, जो स्मार्ट सिटी, स्वच्छ अभियान, हाउसिंग फॉर ऑल, ये सब योजनाएं कोलैप्स कर चुकी हैं। ठीक है। कहाँ की बात मैं करेंगे? एक बता दूं इनको? जी जी, जल्दी से बताइए, फिर मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। और ऐसा है साहब, जरा वर्क कल्चर को समझना पड़ेगा। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ का और लुधियाना तक का जो रोड है वो अटल जी के टाइम में 70% काम हुआ। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, वो रोड चालू नहीं हुआ। हमारी गडकरी जी ने आते ही उस रोड को बनाने का काम कर दिया। एक्सप्रेस वे देख लीजिए, गुड़गांव वाला आउटर देख लीजिए। अरे देश के अंदर कल्चर ही बदल दिया काम करने का। आप अगर शौचालय बनाने की बात करें, 10 करोड़ शौचालय बना दिए इस देश के अंदर। आप कल्पना तो कीजिए कि हमने जो टारगेट तय किया उससे आगे काम चल रहे हैं। ठीक है। सभी काम, बिजली पहुंचाने का काम किया, ढाई करोड़ कम है। ठीक है, आपने 70 साल से लोगों को अंधेरे में रखा हुआ था। डिफेंस के एलोकेशन को लेकर भी बात हुई, खासतौर से इसको बढ़ाया गया है। इसको किस तरह से देखा जाए, इस पर जरा सा रोशनी डाल दीजिए कम वक्त में। देखिए, ये बहुत बड़ा वसी एक सब्जेक्ट है डिफेंस, लेकिन बड़ी मुख्तसरन व्यूअर्स के लिए बता, डिफेंस का एलोकेशन बढ़ा है तकरीबन 50,000 करोड़, ये कितना कुछ बढ़ाया गया है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है। चूंकि इस सरकार का बहुत बड़ा फोकस देश की सिक्योरिटी के ऊपर रहता है, वो पार्ट ऑफ उनका पॉलिटिकल परसेप्शन का हिस्सा भी है, तो ये जाहिर था कि उस परसेप्शन के तहत भी उनको बढ़ाना था। लेकिन वो कहा जाता है कि टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। अल्टीमेटली जब कैलकुलेशन इसकी की जाएंगी, फाइनल प्रिंट इसके भी पढ़ने होंगे, या रेट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ अगर उसको कंपैरिजन किया जाए तो क्या, जैसे क्योंकि हमको अस्त्र शस्त्र ज्यादा बाहर से मंगवाने पड़ते हैं और ये बहुत महंगा चीजें होती हैं, तो क्या आया 50,000 करोड़ रुपए की जो बढ़त हुई है, ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो इंटरनेशनली है या भारत में भी है, क्या उसके कंपैरिजन में कहीं खड़ा होता है या नहीं होता है? इसका कितना इस इंक्रीज का इंपैक्ट है या नहीं है, ये एक स्टडी करने की जरूरत होगी आने वाले दिनों में। ठीक है सर। और मैं चलते चलते बस उवैस साहब से जरूर पूछना चाहूंगा, जो बात हुई थी कि देखिए ऊपर से तो हरा हरा दिख रहा है, आप जैसे लोग जो एक्सपर्ट हैं वो समझते हैं कि अंदर क्या है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, लेकिन आम इंसान या हम ही जैसे लोग एक परसेप्शन बना करके, या हम अपने आप को इसलिए आम, मैं तो आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव ना, हमारे दर्शकों का, तो हम लोग ऐसा एक परसेप्शन बनाकर निकल चुके हैं कि वाह कमाल हो गया। अब आप लोग थोड़े से जो एक्सपर्ट हैं वो मोटे तौर पर हमको कहां तक समझाएंगे? आपने वहां से बहुत डीपली समझा दिया वैसे, लेकिन ये बता दीजिए मोटे तौर पर हम कैसे समझें कि क्या हमारे लिए वाकई अच्छा और क्या नहीं, इतना तो बता दीजिए सर। एक आम आदमी का जो ताल्लुक है वो सिर्फ इनकम टैक्स के स्लैब से ज्यादा होता है। आम आदमी की जब आप बात करें तो नॉर्मली एक नौकरी पेशा की बात की जाती है, और 2.5 लाख रुपए तक की जो टैक्स स्लैब थी वो पहले एक रिलीफ के बाद 3.5 लाख हो जाया करती थी, तो अब वो 5 लाख रुपए तक की छूट है। तो एक आम आदमी को टैक्स में, जिसकी आमदनी 5 लाख रुपए तक की है, उसको टैक्स में करीब 10-12 हजार रुपए का फायदा बिल्कुल मिलेगा। हाँ, ऐसा समझाइए ना जरा मेरे को। हाँ। उसको बिल्कुल मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो आमदनी 5 लाख रुपए से ऊपर जाएगी,
फिर रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये इसमें एक बहुत क्लियर कट चीज है। ठीक है। और एक अंतिम कमेंट दूंगा सर। एक चीज, वो मुद्रा लोन की भी अभी बात हो रही थी, तो मुद्रा लोन एक बहुत अच्छी योजना जब लॉन्च हुई थी, लेकिन मुद्रा लोन में प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। 2016-17 में मुद्रा लोन में एनपीए तकरीबन 4000 करोड़ था और 17-18 में वो डबल हो गया। तो ये एक ऐसा कंसर्न है जिसको सरकार को संज्ञान लेके इसके बारे में कुछ बात जरूर करनी चाहिए थी। और जॉब्स जो इस देश में सबसे बड़ी समस्या बन गया, और आज हिंदुस्तान का इंटरिम बजट आया है और परसों जॉब को लेकर अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े आए हैं, तो मुझे ये लगता था, कल हमारी चर्चा भी हो रही थी कि जॉब को लेकर भी एक विजन दिखाया जाएगा, लेकिन स्टार्टअप्स के बारे में, जो हमारे मेन जॉब क्रिएटर हैं, हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जी, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई खास। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे थे अशोक जी, जल्दी से कह दीजिए। मैं बस फिर इतना ही wind up कहना करूंगा, चाहता आपका हूँ final कि इसमें comment। एक बात जो मैं कहना चाह रहा था किसानों वाले मामले में, वो सिंह साहब हमारे क्वेश्चन करके गए थे। मैं 2 एग्जाम्पल कोट करूंगा जल्दी से। एक मैं एग्जाम्पल कोट करूंगा जवार का। ये 1300 रुपए के आसपास जो था कांग्रेस के टाइम में, जो इसका एमएसपी था, नाउ इट इज 2430 रुपए, लगभग 1100 रुपए बढ़ोतरी हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं, इट इज ऑलमोस्ट डबल, 1.5 गुना है। इसी तरह से अगर हम इसकी सनफ्लावर की बात करेंगे तो लगभग जो है वो 1500-1600 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, 3750 जो उस टाइम का था। मेरा कहना है कि हम अगर बजट की बात करें तो हमने एग्रीकल्चर बजट को दुगना किया है। मैं एक मोटी सी कृषि आधुनिकरण पे हमने जो है 154% जो है ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 600 गुना हमने जो है मृदा प्रयोगशाला ज्यादा बनाई है। ठीक है, मेरा कहना है कि मतलब आपके मुताबिक किसानों के लिए बहुत काम हुआ है, हाँ, पहले के मुताबिक मैं कह रहा हूं कि अगर हम उसकी भले ही calculation हमारे में यहाँ पर जाएंगे, बैठे पैनलिस्ट उससे इत्तेफाक न रखते हो, लेकिन बहुत सारी बातें आप कर रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं, उसके और आंकड़े कृषि भी विकास दर ठीक जो है, जिस पर क्वेश्चन उठाया था, 5.7% इस वर्ष मुझे की लगता है आगे आने वाले 1-2 दिनों में और इस पर बात होगी। अभी तो बहुत सी चीजें, जैसे कि ओवैस भी कह रहे थे, निकल कर आएंगी, लोग समझेंगे, उस पर भी बात होगी। कल और रिएक्शंस आएंगे, इस पर हम लगातार बात करते रहेंगे। जी सलाम पर हम बहुत आसान लफ्जों में आपको ये सब बताते रहेंगे। आप रहिए जी सलाम के साथ। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप देखते रहिए जी सलाम।